गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेश पुरोहित, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 17/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के संयोग से मेरे 65 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं और आज का हम टारगेट रखते हैं 75 सब्सक्राइबर का। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी नदी आधी मीठी व आधी खारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएसटीसी वाले इस प्रश्न को याद रखिए तथा आप कहीं नोट कर लीजिए। आधी मीठी व आधी खारी, यह नदी कौन सी है राजस्थान में? तो जब मैंने आपको नदियों का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर यह चीज़ आपकी क्लियर की थी। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इन टॉपिक को देख लीजिए और फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करिए ताकि आपका टॉपिक और मजबूत हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी। लूणी नदी अजमेर से निकलती है और बालोतरा बाड़मेर तक तो यह मीठी रहती है और उसके बाद यह जब गुजरात की तरफ जाती है तो बाद में खारी बन जाती है। ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लूणी नदी की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर में कहाँ से इसका उद्गम होता है? नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये नदी बहुत अच्छे से पढ़ाई है आप लोगों को। आप कहो तो इस नदी का रिवीजन करवा दूं मैं आपको 1 मिनट के अंदर। कहो कहो, कमेंट बॉक्स में लिखो। आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए तथा आपको इनसे संबंधित अगर और कोई भी जानकारी पता होती है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। जैसे कि नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 785 मीटर की है। तथा उसके बाद लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? यह नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, उसके बाद पाली, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जालोर, उसके बाद बाड़मेर। इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। तथा उसके बाद इस नदी की और क्या विशेषता थी? आपको इस नदी की सहायक नदियां याद रखनी है। इसकी सहायक नदियों के नाम बहुत डिफिकल्ट है, आप इन्हें लिखकर याद कीजिए। जैसे जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, इस प्रकार के नाम हैं, आप इन्हें लिखिए फिर याद करिए। लेकिन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियां आपको याद रखनी होती है, पहली जोजड़ी नदी और दूसरी इसकी होती है जवाई नदी। जोजड़ी नदी की क्या विशेषता बताई थी मैंने आप लोगों को, याद है या भूल गए? नहीं वीडियो को देखा है तो वीडियो को देख लीजिए, पहले अपने नोट्स बना लीजिए फिर इन्हें प्रिपेयर करिए। जोजड़ी नदी यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से ना निकलकर नागौर उच्च भूमि से निकलती है और लूणी की एकमात्र दाहिने ओर से मिलने वाली नदी, यह इसकी विशेषता थी। और जवाई नदी आपको क्यों याद रखनी है? क्योंकि यहाँ पर सुमेरपुर पाली आरएस वाली एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जवाई बांध कहाँ बना हुआ है। ऑप्शन में 2 जगह दिए थे पाली की, आपने सिर्फ अगर पाली याद करके रखा होगा तो आप अपना 1 मार्क गवा सकते हो। आपको पूरा अच्छे से याद रखना है सुमेरपुर पाली। आगे बात करते हैं इस नदी के साथ में आपको इसके उपनाम भी याद रखने हैं। जैसे लूणी नदी के उपनाम क्या क्या है? याद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे साथ लिखते चलिए। मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसे? याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले। तथा यह नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। अब नदी सबसे प्रदूषित आ गई तो मैंने आपको राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी बताई थी, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उस झील की मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वहाँ पर सफाई कनाडा देश की मदद से होती है। और कनाडा देश की करेंसी कौन सी है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटुआ। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तथा उस झील का नाम आप मुझे बताओगे, कौन सी झील है जिस पर, वह कौन सी झील है जिस पर कनाडा देश की मदद से सफाई कार्यक्रम चलवाए जाते हैं? इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। मैंने आपकी लूणी नदी पूरी अच्छे तरीके से करवा दी। लूणी नदी की लंबाई आप लोग याद रख सकते हो। लूणी नदी की लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आपको ये चीज़ें कंठस्थ याद रखनी है, नाम आते ही आपको पूरी चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए। अब आपको पूछा जाए चंबल की लंबाई कितनी है, तो चंबल की आपको 2 प्रकार की लंबाई याद रखनी है, एक तो पूरी लंबाई और एक इसकी राजस्थान की लंबाई। राजस्थान में यह 135 किलोमीटर तक ही बहती है बस, लेकिन इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है। उद्गम स्थान से लेके तो ये यमुना में तक जाती है, वहां तक की इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अलावा हम अगले क्वेश्चन पर भी ऐसे ही बात करेंगे, तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
राजस्थान की वह नदी जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस वाले तथा बीएसटीसी वाले इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। वह नदी जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है, तो राजस्थान की एक ही ऐसी नदी है जो अन्य राज्य के साथ सीमा बनाती है, और वो है हमारी चंबल नदी। किसके साथ सीमा बनाती है? चंबल नदी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश के साथ। पूछा जाता है कि यह सीमा कितनी बनाती है, तो 241 किलोमीटर की यह सीमा बनाती है। और अपने कौन से जिलों को लेकर यह सीमा बनाती है? तो सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन दोनों जिलों का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे अगर हम चंबल की बात कर लें, तो चंबल का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? अगर आपको नहीं पता है तो चंबल की मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको पूरी चंबल नदी ड्राइंग के माध्यम से बताई है, जिसमें इसकी सहायक नदियाँ भी आपको याद हो जाएगी तथा इसकी कुल लंबाई और इसका त्रिवेणी संगम और इस नदी के बांध आपको याद रखने हैं। नदी के बांध आपको रट्टा नहीं मारना है, बांधों को याद करना है, समझना है। परीक्षा में बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बांध, इसके बांध से रिलेटेड। बांध को क्रम पूछ लिया जाता है, कौन से बांध राजस्थान में है, नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। इस पर निम्न 4 बांध बने हुए हैं, और यह राजस्थान की ऐसी नदी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपको यही सारी चीज़ें नदियों के साथ याद रखनी है। आप मेरा एक बार चंबल नदी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको चंबल नदी की वहाँ से आपको चंबल नदी से रिलेटेड सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अनास, चाप, यह नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आपको मैंने सहायक नदियाँ याद करने के लिए सभी नदियों की ड्राइंग बना के बताई थी, उसी प्रकार से आपको सहायक नदियाँ याद हो सकती है। अगर रट्टा मारते हो तो चाहे कितना भी रट लो, मैं आपको दावा देता हूँ कि 10 दिन से ज़्यादा आपको वो रट्टा याद नहीं रहेगा। अगर ड्राइंग के माध्यम से पढ़ोगे तो 3-4 बार इसे याद करो, और 3 से 4 बार इसे बिना देखे लिखने का प्रयास करो, तब जाके आपको ये दिमाग में चीज़ें बैठेगी। सहायक नदियाँ किस प्रकार से याद करनी है। अब अनास और चाप पूछा गया है, तो यह माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चलो यहाँ पर तो ये 2 नाम आए, अगर और दूसरे नाम आ जाते तो आप क्या करते? इसीलिए माही नदी को किस प्रकार से याद करना है आज फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। माही नदी को याद करने के लिए हमें उल्टा यू बनाना पड़ता है, जिसमें यहाँ पर एक नदी मिलती है, ऊपर के तरफ 2 नदियाँ मिलती है, जहाँ पर यह अपना त्रिवेणी संगम बनाती है, तथा एक नदी नीचे तथा एक नदी और नीचे। अब नदियों के नाम कैसे याद करने हैं? यहाँ मिलती है इससे ईरू नदी, यहाँ मिलती है जाखम नदी, और यहाँ मिलती है सोम नदी। यह नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर बनाती है त्रिवेणी संगम? डूंगरपुर में। उस धाम का नाम बताओ जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। खाली मत बैठे रहो, वीडियो को बस सुनते मत रहो। अगर वीडियो देख रहे हो तो नोट्स भी प्रिपेयर करो, क्वेश्चन को कहीं नोट करो। जानकारी पूछ रहा हूँ, पता है तो कमेंट भी करो। और अब इतना कर रहे हो तो मेरे लिए इसे एक शेयर भी कर दो, ताकि कोई आपका दोस्त भी देखेगा और उसके भी यह प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इससे चाप नदी मिलती है, और एक अन्य नदी मिलती है अनास नदी। यह नदियाँ आपको माही नदी से संबंधित याद ही रखनी है। और माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? बताओ जल्दी से। विंध्याचल की पहाड़ी, एमपी। जिला कौन सा? थार जिला। नाम आपको याद करने हैं, रटना नहीं है। राजस्थान के ये कितने जिलों से प्रभावित होती है? राजस्थान के 2 जिलों से प्रभावित होती है। जिलों को किस प्रकार से याद करोगे? बीडी। यह कहाँ से प्रभावित होती है? मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और आपको याद रखना है कर्क रेखा को, और आपको याद रखना है 2 जिलों से गुजरती है, मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों में है? 2 जिलों में। कौन कौन से? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के यह रेखा मध्य से होती हुई निकलती है। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। वीडियो अगर नहीं देखे हैं आपने तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। अगली जानकारी हमें क्या याद रखनी है माही से संबंधित? माही पर बांध बना हुआ है, कौन से बांध? इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ये बांध कहाँ बना हुआ है? यह बांध बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। और यह बांध की विशेषता क्या है? यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा, कितना लंबा? तो 3109 मीटर लंबा बांध है। इसी के साथ आपसे 3 बांधों के बारे में मैं पूछता हूं, सभी का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये तो हो गया सबसे लंबा बांध। आप मुझे बताओ सबसे ऊंचा बांध तथा सबसे बड़ा बांध। और एक बांध का नाम है अमृत सरोवर बांध, किसे कहा जाता है? इन तीनों बांधों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा मिट्टी का बना हुआ बांध, इसका भी नाम मुझे बताओगे, नाम क्या है उस बांध का? इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने एक दोस्त में इसे शेयर करिए, ताकि वह भी इसे देखे और उसके भी नोट्स और उसके भी क्वेश्चन यह प्रिपेयर होते चले। बात करते हैं अगले नदी के ऊपर, अगले प्रश्न पर। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की कौन सी नदी है? आपको इस नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया है। अगर घग्गर नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बाकी है
घग्गर नदी की वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं आप लोगों से 100% गारंटी देता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। साहित्यिक नाम पूछा है इसका, तो घग्गर नदी को ही प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती नाम से जाना जाता था, क्योंकि अर्जुन की गंगा तो बाण गंगा को कहा जाता है। इसका संबंध बेराट, जयपुर बेराट से आपको क्या याद रखना है? अरावली की सबसे निचली चोटी कितनी? 704 मीटर। इसी प्रकार अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ, उसकी ऊंचाई बताओ, और दूसरे स्थान वाले की भी ऊंचाई बताओ। चीज़ें, क्योंकि चीज़ें आपको एक के साथ एक जोड़ता चलना है, और जितना याद आए उतना हमारे दिमाग को शार्प करते चलना है। उसके बाद बागड़ की गंगा किसे कहा जाता है? जो हमारी अभी माही नदी निकली उसे ही बागड़ की गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बहती है, और राजस्थान के दक्षिण को क्या कहा जाता है? बागड़ का क्षेत्र कहा जाता है। याद है ना ये सारी चीज़ें? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन्हें कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? याद है ना? नहीं याद है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आपके ये सारे नोट्स क्लियर हो जाएंगे। चंबल नदी को कुछ कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? बताओ, चंबल नदी के उपनाम कमेंट करके बताओ। चंबल नदी से संबंधित एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से। मुझे यह बताओ कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से निकलती है, तथा उसके साथ एक और प्रश्न बताओ कि चंबल नदी अपना त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है। बता सकते हो दोनों प्रश्न? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चंबल नदी का वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? बीएसटीसी वाले इस प्रश्न को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुर्गों से संबंधित पूछ लिया जाता है। अब यह दुर्ग नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो यह दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग आएगा? मुझे कमेंट करके बताओ। 9 श्रेणियां हैं हमारे दुर्गों की शुक्र नीति के अनुसार। 9 श्रेणियां कौन कौन सी? जल दुर्ग, एरण दुर्ग, तथा पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, उसके साथ साथ सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, उसके बाद में धानवन दुर्ग। इस प्रकार की 9 श्रेणियां हैं। आपको 9 की 9 श्रेणियां याद रखनी है। अगर याद नहीं है, अगर आपकी नोट्स नहीं बने हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है राजस्थान के दुर्ग से संबंधित, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपका दुर्गों से रिलेटेड बेसिक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यह दुर्ग राजस्थान की 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? चंबल गंभीरी। बताओ, चंबल व गंभीरी नदी पर कोई बांध बना है क्या? आप कमेंट करो यार, आपके कमेंट ही नहीं आते हैं। मैं इतने सारे क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए, आप कमेंट ही नहीं करते क्वेश्चन से यार। ऐसा मत करिए, कमेंट करिए, ताकि आप कमेंट करोगे तो मुझे और प्रश्न पूछने का हौसला मिलेगा। यह दुर्ग बामणी तथा चंबल नदी पर बना हुआ है। इसी के साथ आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह किन श्रेणियों में आता है? यह जल दुर्ग की श्रेणी में तथा गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों आता है गिरी दुर्ग की श्रेणी में? क्योंकि यह किला भी पर्वत पर बना हुआ है। कौन से पर्वत पर बना हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। काली सिंध व आहू नदी पर कौन सा किला बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट किला बना हुआ है इसके ऊपर भी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे बेड़च है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बेड़च नदी उदय सागर, ये झील है, उदय सागर झील, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बेड़च नदी उदय सागर झील से पहले किस नदी के नाम से जानी जाती है? आप लोगों ने इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा होगा, या नोट्स जब आप लोगों ने प्रिपेयर करे होंगे तब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा होगा। मैं बस यही चेक कर रहा हूँ कि आप लोग रट्टा मार रहे हो या फिर सही दिमाग से पढ़ रहे हो। इसको कैसे याद रखना है? एक नदी है जो उदय सागर झील में गिरती है, फिर आगे निकलती है, तब आगे जब निकलती है ये बेड़च नाम से बन जाती है, और जब ये आती है, शुरुआत करती है, तो किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह आहड़ नदी के नाम से जानी जाती है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि आहड़ नदी उदय सागर झील में आकर गिरती है, और फिर यह बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। और आपने बहुत बार यही क्वेश्चन देखा होगा, आहड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे किस नाम से जानी जाती है? मुझे बस यही चेक करना था कि आप रट्टा तो नहीं मार रहे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से भी पूछे जाते हैं। पेपर एग्जामिनर क्या चेक करता है कि आप रट्टा मार रहे हो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो कि यार ये सीधा तो है, उल्टा अगर इसको करके देख लिया तो कैसे होगा। बस इसी प्रकार से आपको चीज़ों को घुमाना होता है। वन की आशा यह किस नदी का उपनाम है? अर्जुन की गंगा मैंने आप लोगों को बताया, बाणगंगा का उपनाम है। और बेड़च नदी यह राजस्थान में कितनी बहती है? तो 180 किलोमीटर की इसकी लंबाई है राजस्थान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? नदियों का नाम दिया गया है तथा उसके उद्गम स्थान दिए गए हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए। बेड़च नदी यह गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल राइट। कांतली नदी यह खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। चीज़ें सारी मैंने पढ़ा रखी है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए एक बार। खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती हुई झुंझुनू चूरू में जाकर विलुप्त हो जाती है।
आप लोगों ने सुना होगा कि चूरू में कोई नदी नहीं है, तो वो बिल्कुल सही है। यह नदी 15-20 सालों में अगर कभी बाढ़ आई तो चली जाती है, वरना तो यह झुंझुनू तक जाकर ही खत्म हो जाती है। कांतली नदी से आपको क्या याद रखना था, यह राजस्थान में 100 किलोमीटर तक बहती है और पूर्ण रूप से आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट करके आंसर बताओ। इसके बाद सोम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। अब इन दोनों में आप लोगों को 50-50% का आंसर देना है, जुआ खेलना है, ए या बी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। सोम नदी, यह नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी, बिल्कुल सही है। उदयपुर से इस नदी का उद्गम स्थान होता है तथा यह माही नदी में जाकर कहाँ मिलती है, डूंगरपुर, बेनेश्वर का धाम। चीज़ें याद आई, वहाँ पर ही जाखम नदी भी आती है और अपना क्या करते हैं, त्रिवेणी संगम बनाते हैं माही नदी पर। ये चीज़ें आपको कैसे भी पूछे, नींदों में अगर उठा के भी पूछ लेना, अरे भाई वह नदी कटे जावे, और यार वह नदी तो वटे जावे, आसान याद रखो। यूं मत याद रखो और यार मैंने मैप देखना पड़ी, मैंने थोड़ा सोचना पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। नींदों में भी अगर उठा के पूछ ले कि भाई बता चंबल नदी किन किन जिलों से निकलती है, तो किस प्रकार बताओगे कि चंबल नदी तो चित्तौड़ घुसे भाई, चित्तौड़ के बाद ये चल जावे कोटा के बाद बूंदी सवाई माधोपुर से करौली से धौलपुर होती हुई यमुना की तरफ यूपी में चली जाती है। इस प्रकार के 6 के 6 जिले सभी नदियों के आपको याद रखने हैं। सभी नदियों से संबंधित उनके जिले आपको नींदों में भी उठा के पूछ ले तो याद रहने चाहिए। अब बनास नदी और पश्चिमी बनास नदी, ये दोनों नदियां अलग है। अगर यहाँ पे सिर्फ बनास होता तो ये आंसर राइट है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है तथा यह भी राजस्थान के कितने जिलों से बहती है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और किन किन जिलों से बहती है ये भी आप कमेंट करके बताओगे। बनास नदी पर आपको एक बांध याद रखना है, कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध, जो टोंक में बना हुआ है। और बिसलपुर बांध किसने बनाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। इन्हें ही उपनाम क्या दिया जाता है, विसल देव कहा जाता है। और इनके 2 दरबारी को आपको याद रखना है, उन्होंने 2 अलग अलग ग्रंथ लिख रखे हैं। एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाहल। इन दोनों ने भी अलग अलग ग्रंथ लिख रखे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले से निकलती है और फिर यह गुजरात की तरफ चली जाती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। नदियों से संबंधित मेरे वीडियो देख लीजिए, जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। आज का हमारा टारगेट है 75 सब्सक्राइबर का। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तोरावटी प्रदेश किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखी थी। यह नदी तोरावटी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किस प्रकार बहती है, कौन सी सभ्यता है इस नदी पर, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा रखी है। अगर याद नहीं आ रहा है तो याद करिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, नोट्स प्रिपेयर नहीं हैं, तो एक बार अपने नोट्स ज़रूर बना लें। कांतली नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह शिखर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी झुंझुनू चूरू तक जाकर विलुप्त होती है। चूरू में 10-15 साल में ही गई तो चली जाती है, वरना तो सामान्यतः ये झुंझुनू में ही खत्म हो जाती है। इस नदी के पास में एक सभ्यता मिली थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता यह राजस्थान की पहली सभ्यता है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी जानकारी आपको उन वीडियो में दे रखी है, तो एक बार उन्हें भी देख लीजिए। तथा आपको क्या याद रखना है, कांतली नदी यह पूर्ण रूप से राजस्थान में आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में कितना बहती है, 100 किलोमीटर तक बहती है। अगर आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान की आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब हम लगाएंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी कितना बहती है, घग्गर नदी की लंबाइयाँ आपको याद रखनी है, 465, यह पूरी लंबाई है। लेकिन राजस्थान में यह सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही बहती है। कहाँ से प्रवेश करती है, किस तरीके से प्रवेश करती है, हम अगले प्रश्न में बात करेंगे। बनास आपको मैंने अभी बता ही दिया, बनास का उद्गम स्थान। और बनास की कुल लंबाई आपको याद रखनी है 480 किलोमीटर की। यह भी हमारे 6 जिलों से प्रवाहित होती है। 6 के 6 जिले आपको याद रखने हैं। कहाँ से, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, और आगे कहाँ पर बताओ, कहाँ जाकर ये खत्म होती है, टोंक, सवाई माधोपुर। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। रट्टा मत मारिए मेरे भाइयों, रट्टा मत मारिए, बस चीज़ों को याद करिए। ड्राइंग मैंने आप लोगों को बना के बताई है, ड्राइंग ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है याद करने का। रट लो, चाहे आप 1 महीना रट लो और बस 10 दिन आप ड्राइंग से याद करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा हमें किस प्रकार से पढ़ना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वह नदी जिसमें बाढ़ आने पर इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आने पर वह कौन सी नदी है जो पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान के साथ हमारे राज्य की कितनी सीमा लगती है, तो यह लगती है 1070 किलोमीटर, जो कितने जिलों में बटी हुई है, 4 जिलों में बटी हुई है। कौन कौन से 4 जिले, एक तो गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर।
अब इन सीमाओं को भी हमें कैसे याद करना है? सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है जैसलमेर की 464 किलोमीटर, उसके बाद सीमा लगी है बाड़मेर की 228, 168 जो लगी है बीकानेर की सबसे कम लगती है, और गंगानगर की कितनी लगी है 210 किलोमीटर की। इस प्रकार से आपको चीज़ें याद रखनी है। और वह घग्गर नदी है जिसका पानी ज़्यादा होने पर यह नदी कहाँ तक चली जाती है? गंगानगर होते हुए पाकिस्तान तक चली जाती है, और पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, और हमारे राजस्थान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी में अगर आप लोगों को समझा दूं, रिवीजन करवा दूं, तब आप इसे एक लाइक कर दोगे। तो चलिए घग्गर नदी को समझते हैं। घग्गर नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? कांकला से इसका उद्गम स्थान होता है। यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से यह पंजाब हरियाणा को काटते हुए हमारे राजस्थान में आती है। उसके बाद आपको क्या याद रखना था? यह नदी हमारे राजस्थान में तिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तिब्बी तहसील जो हनुमानगढ़ जिले में आता है, वहाँ से यह प्रवेश करती है। फिर भटनेर के दुर्ग तक तो यह सामान्यतः विलुप्त हो जाती है। कहाँ? हनुमानगढ़ में ही विलुप्त हो जाती है। लेकिन अगर इसमें बाढ़ आ जाए तो यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और पाकिस्तान में जो ये जितनी भी बहती है उसे हकरा नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी के उपनाम भी आपको याद रखने हैं। इसे सोतक नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है, तथा हमने अभी बात की थी, इसे प्राचीन में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी के भी नाम से जाना जाता है। और इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक भी कहते हैं। उसके साथ क्या चीज़ें याद रखनी है? यह नदी राजस्थान की आंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जबकि राजस्थान में यह बस 100 किलोमीटर ही बहती है। पूरी कितनी बहती है? 465 किलोमीटर तो यह पूरा बहती है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 100 किलोमीटर ही बहती है। तो इस प्रकार से आपको घग्गर नदी का रिवीजन याद रखना है। अगर घग्गर नदी को आपको समझना है तो मैंने वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? सबसे पहले तो शेरगढ़ अभयारण्य है कहाँ पर? शेरगढ़ अभयारण्य यह 12 जिले में है। हम अभयारण्यों के बारे में भी अब पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने राजस्थान की मृदा के बारे में पढ़ा था। फिर हम राजस्थान के वनों से संबंधित जानकारी लेंगे। उसके बाद मैं आपके वन्य जीव भी कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें मैं आपके 3 राष्ट्रीय अभयारण्य तथा 26 अभयारण्य भी हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको सभी PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब शेरगढ़ अभयारण्य, इसकी एक विशेषता आपको याद रखनी है। नाम शेर है, मतलब ये शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर सांपों के लिए यह बाघ प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए बाघ प्रसिद्ध है। सांपों से संबंधित अब सांप आया तो सांप से एक बात और याद रख लो, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यह अभयारण्य किस जिले में आता है? आप कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में। अगर नहीं मिलता है कहीं तो वेट करिए, मैं इससे संबंधित भी वीडियो बनाने वाला हूं। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परबन नदी हो जाएगा। और ये सभी की सभी नदियां चंबल की सहायक नदी है। परबन नदी शेरगढ़ अभयारण्य में से गुजरती है। और आप मुझे बताओ, काली सिंध व आहू नदी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तथा परबन नदी व काली सिंध नदी पर भी कौन सा दुर्ग बना हुआ है? दोनों चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। और काली सिंध नदी यह कहाँ से उद्गम करती है और इसकी लंबाई कितनी है? यह 380 किलोमीटर लंबी नदी है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में बता रखी है, इसीलिए मैं आपको कब से कहते हुए आ रहा हूँ कि वीडियो को देखिए, वीडियो को देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि मैंने बहुत सारी जानकारी वहाँ बता रखी है। अगर मैं अभी बताने लग गया सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी अभी बता रहा हूँ। लेकिन आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रामेश्वर घाट पर त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियां। अब आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, और इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। BSTC वाले मेरे मित्र तथा जो राजस्थान पुलिस में तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिए। रामेश्वर घाट पूछा गया है, ये कहाँ पर है? यह है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको ड्राइंग समझाई थी। 2 नदियाँ मैंने आपको कंबाइंड करके एक ही ड्राइंग में समझाई थी। कुछ याद आ रहा है? यहाँ से आती है बनास, यहाँ से आती है चंबल, और ये जाती है सीप। ये तीनों नदियां अपना त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में बनाती है। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा बनास, चंबल, सीप। अब बचे हुए 3 ऑप्शन देखो, और ये तीनों नदियां भी त्रिवेणी संगम बनते हैं। आप मुझे इन तीनों ऑप्शन के त्रिवेणी संगम कहाँ बनते हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलवारी की नाल अभयारण्य, इस अभयारण्य को महाराणा प्रताप की कर्म स्थली भी कहा जाता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली वाला कौन सा अभयारण्य है?
नाम कमेंट बॉक्स में बताओ और इस प्रश्न का भी राइट आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए रखे गए हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस आएँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको मेरे लिए एक काम करना है, इस वीडियो को 5 दोस्तों में तथा अपने 3 ग्रुप में शेयर करना है। फिर चाहो तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, तथा आपका जहाँ पर भी नेटवर्क है आप इसे वहाँ पर शेयर करिए और जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करिए। आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में रखते चलिए ताकि जो भी अच्छी चीज़ें होगी हम उन्हें ग्रहण करते जाएंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।